17 वर्षों बाद जो इतिहास बना था वो कैसे बना था? वो इसलिए बना था कि समूचे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज ने एकजुटता दिखाने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया। हम पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय भी गए थे। जैसे इस बार 23 तारीख से शुरू किया, आज 7वां दिन है, लेकिन अब हम तभी घर वापसी करेंगे जब हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में जा चुके होंगे और अपने समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रख चुके होंगे। उस समय भी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध समाज का, खास तौर से ब्राह्मण समाज का जो तिरस्कार हो रहा था, जिस तरीके से दलित समाज का हो रहा था, दलित समाज के भाई बहनों के साथ में हो रहा था, उतना ही बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा था। ब्राह्मण समाज के लोग राजनीति में तो धीरे धीरे शून्य पर पहुंच गए थे और उनकी संख्या 5 और 6 रह गई थी पूरी विधानसभा में। ऐसे समय में जब बहन मायावती जी ने हमको महाधिवक्ता बनाया, उसके बाद हमने जब इस्तीफा दिया उन्हीं के साथ में, तो वो हमको राजनीति में लेकर के आई और उन्होंने हमको राज्यसभा में भेजने का काम किया। लेकिन उसके बाद आने के बाद हमने भी सोचा कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, और इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि जहां हमने जन्म लिया है, जिस कुल में जन्म लिया है, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हमारे पिताजी मुख्य न्यायाधीश थे, हमारे पिताजी गवर्नर भी रहे, हमारे चाचा भी मुख्य न्यायाधीश थे, हमारे बड़े भाई भी न्यायाधीश थे, हम भी बार काउंसिल के चेयरमैन और 45 वर्षों से वकालत करते अब तो हो गए सीनियर एडवोकेट। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब राजनीति में हम आ गए तो हमने ब्राह्मण समाज के बारे में भी सोचा, तो देखा कि क्यों शून्य पर पहुंच गए। शून्य पर पहुंचने का कारण एक यही था कि ब्राह्मण समाज जो है वो आपस में ही जुड़ा रहता है, आपस में ही बंटवारा करता है, एक दूसरे को खींचातानी में लगे हैं। ये हमारे समाज का व्यक्ति तो है, लेकिन ऊपर क्यों बढ़ा रहा है, हमें इसको नीचे उतारना चाहिए और हमें ऊपर बढ़ना चाहिए, या हमारे किसी साथी को ऊपर बढ़ना चाहिए। इन्हीं सब उधेड़बंद में हम लोग लगे रहते थे और इसकी वजह से हमारा बिखराव बंटवारा था। तब हमने अनुरोध किया था कि अपनी ताकत को पहचानिए, खाली ये हाथ पैर छोड़ देने से फायदा नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी समाज कहलाते हैं, और बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसके बारे में, अपने बारे में सोचना शुरू करिए कि ऐसा कारण क्या होगा। तब आपको एहसास होगा कि हम तो 16% हैं, लेकिन 13% तो सरकार भी मानती है कि हम 13% हैं आंकड़ों के हिसाब से। अगर 13% है तो 3 करोड़ के ऊपर है 25 करोड़ की जहां जनता हो, और 3 करोड़ होने के बाद हमारी ये दशा क्यों है? क्यों? क्योंकि वही हम लोग बटे हुए। इसीलिए हमने आह्वान किया जाकर कि आप इकट्ठा होइए, एक साथ होइए, एकजुट होइए और आपस का बंटवारा खत्म करिए। आप भूल जाइए कि आप कानपुर ब्राह्मण हैं, सजुबारी ब्राह्मण हैं, सनाट ब्राह्मण हैं, आप 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, सब छोड़ करके अपने आप को ब्राह्मण मानिए। और जब ब्राह्मण मानेंगे तो आप इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे, 13% भी अगर मान लेंगे तो इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि आपको कोई ये नहीं कर सकता कि आपके बारे में सोचे ना, या आपको किनारे कर सकते। लेकिन 13% से कुछ नहीं होता। भाईचारा बनाने की बात इसलिए हमने और जोर से की, क्योंकि एक तो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण होने के नाते आप तो ब्रह्म के जो आप ब्राह्मण हैं तो ब्रह्म का काम क्या है कि सारे समाज को देखो, सब समाज के बारे में सोचो, समाज को कैसे बढ़ाया जाए, समाज में कैसे भाईचारा हो, समाज में कैसे सब एक साथ मिलजुल करके रहे, एक दूसरे को काटने का काम ना करें, इस तरह का जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो इसको देखते हुए भाईचारा बनाएंगे, और जब आप भाईचारा बनाएंगे, आप 23% जो दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं,
जिनके साथ में पहले से ही बहुत से अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक और सभी जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में जब आप भाईचारा बनाएंगे तो ठीक है, आप 13% में एक भी सीट नहीं जीत सकते, लेकिन जैसे ही आप 23 के साथ मिलेंगे तो आप इकट्ठा 36 हो जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, 13 और 23 मिलकर के इतने भारी पड़ गए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहन मायावती जी ने तो जो वादा किया था ब्राह्मण समाज से 9 जून 2005 को, जब पूरे प्रदेश का सम्मेलन करने के बाद हमने आखिरी सम्मेलन वहां पर किया था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश से आए थे। 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था उस दिन। तो उस दिन जब उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी देखी थी तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की थी जो पहली बात नहीं थी। उन्होंने जब गणेश जी की प्रतिमा हमने उनको दी थी तो माइक पर गई, उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इस बात को कहते अपनी बात शुरू की थी। और उन्होंने कहा था कि आज ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके हम अपनी पार्टी का नारा बदलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे को बदल करके उन्होंने कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और ब्राह्मण समाज जिसको 40 सीटों पर लड़ाया गया था, 82 सीटों पर चुनाव के मैदान में उतारने का काम बहन मायावती जी ने किया। 45 जहां 2 जीत के आए थे पहले, 45 ब्राह्मण समाज के लोग चुनाव जीत करके आए और 45 जीत करके आए। तो उसमें फिर जब सरकार बनी तो उन्होंने गुलदस्ते की तरह नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और ये लोग करते हैं कि ऐसे वैसे मंत्रालय दे दो, अगर मंत्रालय दे भी दो तो ऊपर से ऐसा काम कर दो कि उस मंत्रालय का कोई भी काम बगैर मुख्यमंत्री की मर्जी के हो नहीं सकता, जैसा कि इस समय चल रहा है। लेकिन उस समय बहन मायावती जी ने पूरी खुली छूट दी, जहां सर्व समाज के लोगों को उन्होंने अच्छे अच्छे मंत्रालय दिए। ब्राह्मण समाज को उन्होंने, जो हमारे मंत्री बने थे, दर्जनों की संख्या में बने थे, उन सबको उन्होंने कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्रालय और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। नकुल दुबे उसमें से एक आपके सामने मौजूद हैं, जिनको 6 मंत्रालय बहन मायावती जी ने देने का काम किया। उसके बाद उन्होंने 15 MLC बनाए। डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी आपके सामने मौजूद हैं, आपके इस क्षेत्र के, उन्होंने MLC बना संभाल दिया। उन्होंने इस प्रकार से खाली MLC और 6 MP नहीं बनाए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद है उसके अध्यक्ष को भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बैठा करके पूरे ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। और चाहे वो संतरी हो, चाहे वो और लोग हो, चाहे चेयरमैन बनाने की बात हो, तो 35 लोगों को ब्राह्मण समाज के उन्होंने चेयरमैन बना करके और वाइस चेयरमैन बना के मंत्री का दर्जा देने का काम किया। महाधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद लखनऊ, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद लखनऊ, एडिशनल एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त महाधिवक्ता इलाहाबाद लखनऊ, 2500 वकील उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ में मिला के, और 3000 पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने अपनी सरकार बनाने के बाद इनको ये ओहदे दिए। चीफ सेक्रेटरी, DGP, चीफ लॉ सेक्रेटरी, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, सभी को, अधिकारियों में भी सबको दिया, उनको भी दिया। जैसे ऐसा नहीं जैसे कि आज है या जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में था, उस तरीके से नहीं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और किस बहकावे में आ जाते हैं। याद होगा समाजवादी पार्टी ने 2003 और 7 के बीच में क्या किया था। 2003 और 7 के बीच में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न किया था, कन्नौज के नीरज मिश्रा का सर कटवाया गया था, वो भी सब लोगों को मालूम है। और ये भी पता है कि किस तरीके से चुन चुन करके ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया था, जैसे कि दलित समाज के भाई बहनों का किया गया। और इसीलिए ब्राह्मण समाज और इकट्ठा होकर के उठा के फेंकने का काम किया था समाजवादी पार्टी की सरकार को, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। और कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ समर्थन दिया था, खुला समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय, अध्यक्ष ने
और मिल करके उन्होंने 2003 में सरकार बनवाई थी। हमारे 35-37 एमएलए जो बहुजन समाज पार्टी के थे उनको उसमें ले जाकर के मिला करके बनाने का काम किया। सब तीनों एक ही साथ हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो दिखावे के लिए अलग अलग बैठते हैं, वरना एक दूसरे के पूरा तय कर लेते हैं पहले से कि क्या करना है। आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, 2010 से लेकर के 2012 से लेकर के आज 10 साल हो रहे हैं। इन 10 सालों में क्या मिला आपको? ब्राह्मण समाज को कौन सा मान सम्मान मिला? पहले समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार, राजाराम पांडे जी प्रतापगढ़ के संस्थापक थे, अपने को बताते थे मैं तो संस्थापक हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन किस तरह से बेइज्जत किया, मंत्रालय छीना, बेइज्जत किया अपने घर में, पब्लिक के, मीडिया के सामने। उनको इतना बड़ा धक्का लगा कि वो घर जब तक पहुंचे उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। 4 लोगों को लेकर के खाली दिखाने के लिए खेल कूद मंत्री या प्रोटोकॉल मंत्री, इस तरह के मंत्री बना करके और उनको दिखाने के लिए कि हमने देखिए ये 4 बना दिए ब्राह्मण समाज को, और उनका नंबर मिलने का सबसे अंत में रखते थे, अपने से मिलने का। 5 साल तक जब प्रताड़ित हुए ब्राह्मण समाज के वहां के लोग, तो अचानक से आपके बीच में एक पार्टी आ गई जिसने कि पूरे देश को बरगलाने के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बरगलाने का काम किया, बुद्धिजीवियों को भी किया, नौजवानों को किया, किसानों को किया, मजदूरों को किया, महिलाओं को किया, सबको बरगलाने का काम किया। इतनी झूठ बोले, इतना झूठ का कंपटीशन चल गया कि दिल्ली के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं कहते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं झूठ बोल सकता, हमसे ज्यादा कोई लोगों बेवकूफ नहीं बना सकता। इन्होंने उनके आगे निकल गए, ये उनके आगे निकल गए, कंपटीशन में आ गए दोनों। कहा कि सरकार बनवा दो, नौजवानों से कहा सरकार बनवा दो, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम और सालाना देंगे। क्या किया? 2 करोड़ लोगों की नौकरी लेने का काम कर दिया। देने का काम तो नहीं किया, हर साल लेने का काम कर दिया। सारे जितनी भी जहां नौकरियां मिल सकती थी, जितनी सरकारी संस्थाएं थी, उन सबको एक एक करके प्राइवेट खातों में देने का काम कर दिया। जो इनके चुनिंदा 2 या 3 उद्योगपति हैं उनको पकड़ाने का काम कर दिया। तुम लोग चलाओ इस देश को, पैसा हमको देते रहो, देश को लूट लो, और उनको देने का काम कर दिया। नौकरी ठेकेदारी में चली गई, तो नौकरी कहां से मिलेगी? जब आंदोलित हुए नौयुवक, वो तो शांत नहीं बैठ सकते, बोलेंगे ही बोलेंगे। पढ़ाई लिखाई करी है, किसी ने पीएचडी करी, किसी ने और कुछ किया, किसी ने पोस्ट पीएचडी करी, और वो लोग बैठे इंतजार कर रहे थे कि ये तो आएंगे हमको 2 करोड़ नौकरी सालाना दे देंगे। जब लेने का काम शुरू हो गया तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। जब पूछना शुरू कर दिया तो क्या जवाब मिला, ये भी पूरे देश ने देखा। पार्लियामेंट के अंदर बोले और कहा कि ठीक है नौकरी हम नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार तो दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा रोजगार दे रहे हो? तो बोले कि आप पढ़े लिखे हैं, आप पकौड़ा बेचिए। आप पकौड़े बेचेंगे तो आप अच्छा पकौड़ा बनाएंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। आप नए तरीके से पकौड़ा बनाएंगे और आपका रोजगार चल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप अपना स्वयं का काम करेंगे। तो क्या ये पीएचडी करने के लिए इसीलिए गए थे कि ये इनके पीछे इनको वोट देने का काम इसीलिए किया था चल करके कि हम पकौड़ा बिचवाएंगे उनसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद? महिलाओं से क्या कहा कि आप हमारे साथ में आइए, हम आपको सारी सुख सुविधा देंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपको और चीजें देंगे। अब क्या हो रहा है? सिलेंडर जो पहले 200 रुपए का आता था, कहते हैं हमने सब्सिडी खत्म कर दी, बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर मिल ही कहाँ रहे हैं। और जो 200 रुपए का सिलेंडर था 1000 रुपए पहुंच गया। आज घर घर में महिलाएं परेशान हो रही है अपना महीने का बजट चलाने में, चूल्हों में वापस आना पड़ रहा है। ये इनकी देन है। किसानों से क्या कहा कि हम तो आपकी तरक्की करेंगे,
हम तो आपकी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, आप चिंता मत करिए। जब 14 में भाषण देते थे कहते थे 2 गुनी कर देंगे हम 5 साल के अंदर। जब 19 में पूछा कि तो 5 साल तो निकल गए, 2 गुनी तो नहीं हुई, तो कहते हैं कि 2 गुनी तो कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। इनकी तो आमदनी पहले भी 0 थी, और 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो भी 0 आएगा। तो हम क्या करें, हमने 2 गुनी कर दी है, अभी भी 0 में है। ये तो इनकी सोच है। इन्होंने तेल कंपनियों को बेच दिया, हवाई जहाज की कंपनियों को भेज दिया, रेलवे में जहां सबसे ज्यादा लाखों की नौकरियां हर साल आती थी उसको भी बेच दिया, उसको भी प्राइवेट हाथों में दे दिया। लेकिन इनकी नीयत अभी अभी बची थी। उन उद्योगपतियों ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जैसे वो आए थे जब हिंदुस्तान में कब्जा किया था, तो उन्होंने एक एक करके पहले ये सारी चीजें ले ली थी। बैंकों को भी कब्जा कर लिया, लाइफ इंश्योरेंस को भी इन्होंने दे दिया है। उन्होंने भी इसी तरह से अपना जाल फैलाया था और पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसके बाद जिस तरह से खुद चलाते थे वैसे ही चलाने का उन्होंने काम किया। इन्होंने भी इन तीनों उद्योगपतियों को उसी तरह से पकड़ाने का काम कर दिया। एक एक चीज उनको दे दी और एक चीज बच गई थी। तो इनको उन लोगों ने कहा कि भाई एक बच गया, वो भी दिला दो, तो सारी बातें खत्म हो। बोले वो क्या है? बोले वो जमीन है, और जमीन किसानों के पास है, तो किसानों की जमीन भी हमको दे दो, तो हमारा पूरे देश में पूरी तरह से पूर्ण रूप से कब्जा हो जाएगा और हम अपना ठीक से चलाने का काम करेंगे। और जमीनें कब्जा कराने के लिए किसानों के जो 3 बिल आए, जो 3 बिल आए हैं, वो उनकी जमीन को हमेशा हमेशा के लिए उनको बेदखल करके प्रॉपर्टी के लिए उनके सामने रखा। रहे आप परेशान होते हैं, आप खेती करते हैं, अब हमारे ये लोग खेती करेंगे, आपसे ठेके में आपकी जमीन ले लेंगे, पट्टा लिखवा लेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? कभी पलट के वो जमीन आपको मिलेगी? जितना उससे पूंजी कहेंगे कि अब की बार फसल खराब हो गई, अब की बाढ़ आ गई, अब की सूखा पड़ गया, अब की पानी आ गया खराब हो गया, अब की कीड़े पड़ गए, तो नतीजा क्या होगा कि फसल भी गई, जो थोड़े बहुत रुपए मिल जाते थे वो भी गए, और जमीन भी हमेशा के लिए गई। कानून में इस तरह के प्रावधान किए इन्होंने, जिसमें कि अगर जमीन आपकी जब छिन गई तो आप कहां जाएंगे? उनसे मुकदमा लड़ने के लिए भेज रहे हैं आपको एसडीएम के पास, जो उनका ही मुलाजिम होता है। एसडीएम के पास आप जाएंगे, उनके यहां से आएंगे बड़े बड़े वकील, करोड़ों रुपए की फीस लेकर के, आप वहां स्वयं खड़े होंगे, किसान भाई हमारा स्वयं खड़ा होगा, और कहते हैं कि 20 दिन के अंदर अगर आप अपील फाइल कर देंगे तो आपकी सुन ली जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। इस तरह का 20 दिन के बाद समाप्त। किसानों ने जब उसको पढ़ा, इस बिल को, जहां जो न्यूनतम पैसा मिलता था, उस न्यूनतम पैसा को भी बाहर मंच में और भाषणों में कहते रहे कि नहीं न्यूनतम पैसा कम नहीं होगा, वो मिलता रहेगा। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के हमने कहा कि अगर आप ये बार बार कहते हैं बाहर, तो यहां पर भी कह दीजिए, और कह करके इसी में एक लाइन बढ़ा दीजिए कानून में, क्योंकि अदालत में तो जो कानून में लिखा होता है वही कानून माना जाता है, उसी को लागू किया जा सकता है। नहीं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि नीयत खराब, किसान भी मर रहा। आज सड़कों में 1 साल हो गया, उसको कभी बरसात, कभी ठंड में पानी से भिगोते हैं, कभी लाठियां चलाते हैं। 500 लोग मर गए, 500 लोग इस आंदोलन में मर गए, लेकिन इनके ऊपर अभी भी पार्लियामेंट में हम लोग रोज वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसानों की, क्योंकि इन्होंने ठेका ले लिया है, उन लोगों ने हजारों करोड़ का चंदा पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो कैसे कानून को बदल दें? वो रुपया भी तो फिर वापस करना पड़ेगा। इनकी ये सोच है। इन्होंने जितने भी कारखाने थे, छोटे छोटे कारखाने, मझोले कारखाने, वो सब अपनी रोजी चला रहे थे, वहां मजदूर लोग काम कर रहे थे, रोटी रोजी चल रही थी। लेकिन इनकी ये आते ही नीयत खराब हुई कि इनको कैसे बंद किया जाए। जब ये बंद होंगे तभी तो बड़े वाले कारखाने जो हमारे उद्योगपति हैं उनके हाथ में सब चला जाएगा। इन्होंने आते ही जीएसटी लगा दी, आते ही नोटबंदी कर दी, सबको बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, सबको भुखमरी पे पहुंचा दिया। 50 साल में
सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है इस समय हो रहा है तो वो अब है। लेकिन वही बात है कि इन्होंने जो धोखा देने का और जो लोगों को समझाने का तरीका इनका है वो इतना साफ गोई से अभी शुरू हो जाएंगे, अभी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएंगे, अभी से शुरू हो गए। जब से हम निकले उसके बाद से थोड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। आज दिल्ली में कल बैठक हुई, आज बैठक हुई, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं सबको बुलाया गया, उनकी बैठक बंद कमरे में की गई। क्या किया जाए, ब्राह्मण तो बहुत नाराज हो रहा है, ब्राह्मण तो आवाज उठाने लगा है। तो बंद कमरे में तो उन्होंने सत्यता बता दी उनको, कहा ये तो सत्य है, हम ही की नहीं सुनता कोई, तो बाहर क्या सुनेगा। तो ये तो सही है, अगली बार ब्राह्मण तो आपको जवाब देने का काम करेगा। लेकिन ये सोचते अभी भी नहीं नहीं चिंता नहीं करो, हम अचानक से कुछ ऐसा करेंगे कि फिर से सब लोग अपना सोचने लगेंगे, ये सारी बातें अपनी तकलीफें भूल जाएंगे और वो फिर हमारे आगे आगे पीछे चलने लगेंगे। उन ब्राह्मण करेगा जाएगा कहाँ? 10 साल से वो मार खा रहा है, 5 साल से गोली खा रहा है, 5 साल से उसकी हत्याएं हो रही, 5 साल से लड़कियों के रेप हो रहे हैं, चाहे दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है, लोगों को जला के मारा जा रहा है। 5-5 लोग रायबरेली में जो जैसे ही सरकार आई ब्राह्मण समाज के जला दिए गए, उनकी झोपड़ियां जला दी गई, उनको जला के मार दिया गया। मंत्री ने पीठ ठोकी अपनी कि सही मारा गया। किस तरीके से कानपुर में बिट्टू कांड में देखा आपने कि एक व्यक्ति को लेकर के 50 ब्राह्मण समाज के लोग, जो पूरे चाहे फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, आसपास इटावा, औरैया जितना क्षेत्र था उससे सबसे एक लिस्ट बनाई गई, कहा गया कि तुमने 100 नाम डाल दो अज्ञात, 100 अज्ञात इसमें थे, और उसके बाद खाली ब्राह्मण होने चाहिए, और उसके बाद उनको एक लिस्ट बना लो, गिन लो, तुम्हें समय दे रहे 3 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते भर का, जितने मजबूत ब्राह्मण तुम्हें दिखे उस क्षेत्र के, उनके नाम उसमें डाल दो और उनको उठवा लो। जितनों को मार सकते हो मार दो जो बड़े वाले हैं, और बाकियों को जेल में सवार दो। इतनी धाराएं लगा दो कि वहीं पर वो करते रहे। 100 से ज्यादा लोग अभी भी बंद पड़े हुए हैं। महिलाओं को नहीं छोड़ा, घर में महिला काम करती थी उसको उठा ले गए, और उठाकर उसके साथ में 6 साल की बच्ची थी, उसकी 3 साल का बच्चा था, उसको भी ले गए और जेल में रखे हुए हैं। आज 1 साल हो गया, अभी भी जेल में। और बीच में अगर इनकी सरकार चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी जेल में रहेगी, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वहीं धीरे धीरे वो 6 साल से 18 साल की हो जाएगी, वहीं जेल में रहते रहते वो बच्चा भी 3 साल से 18 का हो जाएगा, क्योंकि जब चार्जशीट ही नहीं होगी, कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा, उठा के बंद करने का काम कर दिया। इसके अलावा क्या, पुलिस वाले जो बहन मायावती जी की सरकार में कानून के द्वारा कानून चलाने का काम करते थे, उनको भी इन्होंने बदनाम करने का काम किया। उनको कहा कि तुम लोग अगर देखो जो निर्देश दे रहे हैं, अगर ब्राह्मण समाज का आदमी है तो उसका नाम पूछ लो, और रोक करके उसके चाहे 6 गोली मारनी पड़ी तो 6 मार दो, जैसे मारा गया वहां पर, और चाहे 2 मारनी मर जाना चाहिए। लखनऊ में एक नहीं 3-3 लोगों को इस तरीके से नाम पूछ करके मारने का काम किया। इसी तरीके से बुंदेलखंड में व्यापारी को रोक करके और गाड़ी में पुलिस मारने का काम किया गया ब्राह्मण समाज का। आज तक वो पकड़ा नहीं गया किसने, जबकि पुलिस अधिकारी उसको कहा तुमने काम कर दिया, अब तुम जाओ निडर होके घूमो, बाहर चले जाओ। उन्नाव में लड़की का रेप होता है, लेकिन इनके चहेते रेप करते हैं। एमएलए थे तो कहा खुली छूटे जाओ, पूरा प्रशासन लग गया कि नहीं इसको बचाना है। जिस तरीके से बलिया में सामने एसडीएम के सामने खड़ा होकर गोली मारने का काम किया, लेकिन इनके चहेते एमएलए और इनके चहेते जो दूसरे मारने का काम किया था, पूरा शासन प्रशासन लग गया उसको बचाने के लिए। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसको उठवा देंगे, चाहे मुंबई हो, दिल्ली में, वहां रहा भी ना हो, उसकी गाड़ी उसको बंद करेंगे, उसके बाद गाड़ी फिसलेगी, गाड़ी फिसल के वो बाहर निकलेगा, वो भागने की कोशिश करेगा इनके हिसाब से, और उसके बाद उसको गोली मार के शूट आउट कर दिया जाएगा। और एक नहीं कई गए, खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, क्या उसका कोर्स था, उसके घर वालों ने शादी कर दी, वो तिवारी थी, दुबे हो गई,
और शादी जब हुई 29 तारीख को शादी होती है, 30 तक शादी की प्रक्रिया, रात में शादी हो रही थी, रात में शादियां होती चलती रही। 1 तारीख 30 तारीख हो गई, 1 तारीख उसका पहला दिन था, हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। 2 तारीख को वारदात हो जाती है और उसको उठा ले जाते हैं। जितनी धाराएं हो सकती थी पूरे आईपीसी में 302 से लेकर वो सब लगा दी गई उसको और उसको जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उसको रिमांड होम में भेज दिया बाराबंकी में। उसकी किसी तरीके से बेल नहीं हो, इसके लिए खुद स्वयं मुखिया जो थे वो मॉनिटर करते हैं कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, इस लड़की को बाहर नहीं आना चाहिए, किसी हालत में जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन एक नाबालिग लड़की 16.5 साल की, उसको किस दूर में बंद कर दो? कहते नहीं, पुलिस वालों ने एक बयान दिया है कि कहा है कि छत में 2-3 महिलाएं थी और ये भी उसमें रही होगी, इसलिए उठाने गए। फिर भी लगा कि इससे तो बेल हो जाएगी, तो वहां के अधीक्षिका को बाराबंकी की उसको पकड़ा, उसको प्रताड़ित किया, उससे कहा ये चिट्ठी जो हम बता रहे हैं लिखो। उसको चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर किया, एक कंप्लेंट लिखवाई, उससे कहा कि ये लड़की खुशी दुबे यहाँ पर है, इस 2 कमरों के रिमांड होम में 48 लड़कियां रहती हैं, उसमें से ये भी है, लेकिन ये कहती है कि अगर हम बाहर निकल जाएंगे, अगर हमको बेल हो गई तो उन लड़कियों को धमका रही है कि बाहर निकलने के बाद हम उन लोगों को देख लेंगे और ठीक कर देंगे, उठवा लेंगे। बताइए, वो लोग भी बंद है, ये भी बंद है। ये बाहर निकल के फिर बंदी घर में आ गए थे, उनको उठा ली जाएगी और इस ग्राउंड पर बेल खारिज करा दी। सबसे बड़े वकील को खड़ा करके अपने सरकारी वकील को कहा कि इसको खारिज करा दो, तो ये सर्टिफिकेट आ गई, फर्जी सर्टिफिकेट। मामला आगे जाएगा, हम लोग भी उसको देख रहे हैं कि ऐसे कैसे कब तक बंद रखोगे। इसकी जगह कि आगे बढ़ते और कहते गलती हो गई, अरे माफी मांगने में क्या जाता है, अगर गलती कर दी तुमने तो। लेकिन माफी मांगना तो दूर रहा, इनका बस चले तो उस लड़की को भी मरवाने का काम करते। 48 लड़कियां 1-2 कमरों के छोटे 2 कमरों में बंद हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 2 छोटे कमरों में आप भेड़ बकरी भी अगर भर देंगे तो भी वो 48 लोग नहीं रह पाएंगे, जहां जिस तरह से उन लोगों को रखा जा रहा है रिमांड होम में, इन लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को। इसीलिए ब्राह्मण समाज को भयभीत करते करते ये उसमें आ गए जो कि अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। ब्राह्मण समाज उठ के खड़ा नहीं होगा हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो उनको राम मंदिर दिखाएंगे, हम उनको देशभक्ति दिखाएंगे, वो अपनी सारी इन चीजों को भूल जाएंगे, मेरे पीछे पीछे फिर आ जाएंगे और फिर हमको वोट दे देंगे। उसके बाद हम फिर से, अब की बार हमने सैकड़ों में मारा है, अब की हजारों में लगवा देंगे और मजबूर कर देंगे ये प्रदेश छोड़ के भागी जाए। मंदिरों पे कब्जा शुरू हो गया। इस गुरु पूर्णिमा से वो अभियान शुरू हुआ और शुरू हुआ कि जाओ एक टोली बनाओ, हर मंदिर में जाओ, वहीं बैठ जाओ और जो वहां के ब्राह्मण पुरोहित हैं, ब्राह्मणों को नहीं भेजा जा रहा, दूसरे पुरोहितों को भेजा जा रहा, जिन लोगों को आजकल कब्जा कराया जा रहा है हर जगह। और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इन मंदिरों में घुस जाओ, बैठ जाओ, फिर वहां के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उनको बाहर करना और हम लोग देख लेंगे और इनको भी कब्जा करें। संस्कृत विद्यालयों को बंद कर दिया, 1-2 नहीं, हमारी सरकार थी 250 संस्कृत स्कूलों को मानदेय हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सरकारी संस्कृत महाविद्यालय चल रहे थे लगभग 1400-1450, उनको धीरे धीरे उनको रुपया न दे करके, वहाँ टीचर की नौकरी न करके जो पढ़ाने का काम करें, उसमें खाली ताला बंद करने वाला और ताला खोलने वाला व्यक्ति रह गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब इनको बंद करना है। 500 इस तरह के संस्कृत विद्यालय बंद हो चुके हैं। जो इनका नया आदेश जारी हुआ है उसके तहत में जो बाकी बचे हैं उसमें कहते हैं कि इनको देख लो, इसमें जब बच्चे ही नहीं है तो इनको भी बंद करके और इनको घटा करके 25-30 में मिला के कर दो और उनको चलो। लेकिन हम टीचर नहीं देंगे, हम अध्यापक नहीं देंगे, हम उसमें और काम करने वालों को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत चलेगी तो वेद पढ़ाए जाएंगे, वेद पढ़ाए जाएंगे तो वेदों के अंदर जो और 1100 से ज्यादा वेदों के अंदर पाठ होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। लोगों को पुरानी सभ्यता मालूम होती रहेगी, लोगों को
ज्ञान मिलता रहेगा। और खास तौर से क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग उसमें इन पाठन को करने का काम करते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा और धीरे धीरे सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। इनकी तो बहुत दूर की सोच है। कहते हैं कंप्यूटर पढ़ाओ, इसमें ये सब मत पढ़ाओ, ये सब पढ़ाना बंद कर दो, संस्कृति खत्म कर दो इस देश की। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम अयोध्या गए, बहन मायावती जी ने जब ये अपना मीडिया के सामने आकर के कहा कि इन प्रबुद्ध सम्मेलनों को वहां से शुरू किया जाएगा, अयोध्या से शुरू करा जाएगा, और हमारे लिए कहा कि हम शुरू करेंगे, तो एकदम से नींद हो गए, परेशान हो गए, ये अयोध्या क्यों आए। जब हम अयोध्या गए तो जैसे कि बिल्कुल चारों तरफ से घेरने का काम थे, अयोध्या क्यों आए, अयोध्या क्यों आए। हमें तो बड़ा ताजुब हो रहा था, जिससे भी पूछो जो कह रहा, मीडिया वालों से प्रश्न करवा रहे हैं, इनसे पूछे ये अयोध्या क्यों आए। अयोध्या क्यों आए, अयोध्या एक बार आए, पहली बार आए, अयोध्या कितनी बार आ चुकी है। अयोध्या के भगवान श्री राम लला क्या आपके ही हैं? भगवान श्री राम लला आपके लिए तो खाली वोट के लिए है। आप तो खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए भगवान श्री रामलला की बात करते हैं। आप तो जब झोला लेके जाते हैं कि चंदा दे दो, चंदा इसमें दे दो, मंदिर बनवाना है, आप तो 93 से यही काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं 30 वर्षों से। और लाखों करोड़ रुपया डॉलरों में बाहर से, विदेशों से आपके पास आ चुका है। 8,000 करोड़ के करीब तो आपने दी खाली जब से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय की देन है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद से आप इकट्ठा कर चुके हो, और मंदिर के नाम पे वहां कुछ नहीं, अयोध्या में कोई योगदान नहीं। अयोध्या की गलियों में आप लोग जाइए, जरूर देखिए तो जाके एक बार। हम लोग दूर से टेलीविजन में जब इनका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अरे बड़ा भारी अयोध्या तो सोने की नगरी बना दी इन्होंने। वहां पर गए तो इतने बदहाल हाल है कि आपका ये क्षेत्र उससे ज्यादा अच्छा, आपको नजर आएगा कि हम ज्यादा अच्छे, हमारा ज्यादा क्षेत्र अच्छा स्थान है। इस तरीके से वहां पर आपने रखा हुआ है। और खाली हर महीने आप 250 करोड़ रुपए वहां पर खर्च करते हैं, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं या कोई और दिल्ली से आता है तो 250 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं। और मंदिर के नाम पे कुछ भी नहीं। मंदिर के नाम पे आपको अभी तक न्यू भी नहीं बना पाए। जमीन के ऊपर जब न्यू आएगी तब तो मंदिर की शुरुआत होगी। अभी तो नक्शा भी तय हो रहा है कि यही रखा जाए जो गुजरात से बन के आया है, इसी नक्शे को चलाया जाए। कि जो संत महात्मा लोग विरोध कर रहे हैं, संत महात्मा वहाँ के कह रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से, और जो छोटा सा मंदिर आप बना रहे हैं, ये मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, लाखों लाख करोड़ तो भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसका स्वरूप अलग होना चाहिए। अभी इसी विरोधाभास में मामला चल रहा है। मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये या तो ये लोग जानते हैं या तो भगवान श्री राम जानते हैं। हमको रोक रहे थे जाने से। हमने उनसे पूछा कि भाई हमने तो जन्मी ब्राह्मण समाज में लिया है और हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार ही है, और हमें संस्कार डाले गए, बचपन से संस्कार डाले गए। अब तो हम 70वें वर्ष में चल रहे हैं, लेकिन हमको बचपन से हमको संस्कार डाला गया कि आप पहले पूजा करिए, स्नान करिए, फिर पूजा करिए, भगवान श्री राम की स्तुति करिए, आप हनुमान जी की स्तुति करिए। अब हनुमान चालीसा हम लोगों को रटवाया गया, बचपन में ही रटवा दिया गया। माँ दुर्गा के सप्तती और सब चीजें हम लोगों को रटवाने का काम किया गया कि आप ये सब करके तब घर से निकला करते हैं। तो हम लोग तो घर से तब निकलते हैं, हम भगवान श्री राम की के वो आप हमको रोकने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं रोक पाएंगे ब्राह्मण समाज के लोगों को। आप ये सोच रहे कि वही जा सकता है जिसको कि आप टिकट दे देंगे कि आप अयोध्या जा सकते हैं तो वो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, और भगवान श्री परशुराम जी कौन थे? वो तो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, आज भी मौजूद है और उनके अवतार हैं। और भगवान राम क्या थे? भगवान राम स्वयं विष्णु कहा जाता है, विष्णु ने अवतार किया, खुद स्वयं आके। तो आप कैसे हम लोगों को वंचित कर सकते हैं उनके दर्शन से? लेकिन नहीं,
आप लोगों ने भी देखा, पता नहीं जिसने से टेलीविजन देखा होगा, अखबारों पढ़ा होगा कि हर जगह पूरे दिन 48 घंटे यही चलता रहा खाली कि वो अयोध्या गए, अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया, वहां अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए, साधु संत महात्मा भी इकट्ठा हुए, तो हुए, उनको अंदर से पीड़ा थी, दर्द थी, उन्होंने कहा कि आज इसको निकलना चाहिए। और यही मेरा अनुरोध है ब्राह्मण समाज के लोगों से, पूरे उत्तर प्रदेश के और आपके यहां भी, यह वक्त आ गया है कि अब आप डरना बंद कर दीजिए, अब आप दबना बंद कर दीजिए, आप अपने सही स्वरूप में आ जाइए, आप भगवान श्री परशुराम के वंशज के रूप में आइए। हम लोगों के जो संस्कार डाले आते हैं उसमें यही सब होता है कि हम लोग शिक्षा देने का काम करें, चाहे भिक्षा लेनी पड़े, तब भी ब्राह्मण समाज के जो वर्ग है वो शिक्षा देने का काम करता है, भिक्षा मांग करके भी शिक्षा देता रहा। और चाणक्य की याद करिए, उन्होंने ठान लिया था कि इस दुशासन को हमें हटा के फेंकना, उखाड़ के फेंकना है, तो उन्होंने भी किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित करके और उनको उनके अंदर की उनकी शक्ति को बताते हुए और कहा था कि अब आप लोग बाहर निकलिए और एकजुट होइए, एक साथ होइए। मेरा भी आपसे ये आह्वान है कि आप लोग एकजुट होइए, एक साथ होइए और बाहर निकलिए, इन बातों को बताइए और लोगों से कहिए, याद करें कि कब उनका मान सम्मान हुआ था, किसने मान सम्मान किया था। हम लोगों ने वादा किया था तो करके दिखाया था, उससे ज्यादा बढ़ के दिखाया था, जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के दिखाया। हमको ये कहने की अब जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर आप हमको ताकत दे देंगे तो हम आपको ताकत देंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये कहने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम खुलेआम सीना तान के कहते हैं कि हमने ये किया, करके दिखाया। दोबारा आप शक्ति हमको देंगे तो उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके और आपका जो ये दबा हुआ खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान है, इसको दोबारा से बरकरार करने का काम बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में, जो अगली मुख्यमंत्री काल होगा, उसमें आपको लौटाने का काम होगा। और इसीलिए आपको जो हमारे दलित समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, भाई बेटी बहनों के साथ में जिस तरह से हाथरस में जलाने का काम हुआ, जिस तरीके से हर जगह हो रहा है, उसमें भी आप लोगों को खड़े होने की जरूरत है, भाईचारा बना के खड़े होने की जरूरत है। भाईचारा जिस दिन आप लोगों ने पहले बनाया था, उस तरीके से भाईचारा और मजबूत करते हुए आप खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के आप पूरक हैं और आप पूरक होने के बाद एक मजबूत शक्ति हो जाएंगे और वो भी काम अपने आप आपका हो जाएगा जो समाज में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी है और जिसके हर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम सारे समाज को लेके चले, इनकी तरह नहीं कि एक को अलग कर दिया बाकी सबको ठोक दो। जो नौजवान साथी है वो भी देख रहा है, जो नौजवान ब्राह्मण समाज का साथी है वो भी देख रहा है कि उससे बैठ करके इनको, जिसको कि 2-2 लाख 3-3 लाख 5 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंजीनियरिंग करके आए, आज उनको इन्होंने एक कमरे में बंद करके 500-500 लोगों को हर शहर में आईटी का एक सेल बनाया हुआ है और उसमें कंप्यूटर रख दिए हैं और सिर्फ उनको 5-5 हजार रुपए दे करके और ये कहते हैं कि तुम बैठे रहो, तुम्हारा काम ये है 24 घंटे कि जो भी कुछ हम भेज रहे हैं और जो कोई और कह रहा है उसको कैसे तोड़ करके उसको आगे डालना है, हमारे पक्ष में डालना है, ये काम उन विचारों से ले रहे हैं। वो लोगों ने खुद मुझको बताया, उनके बीच में से लोगों ने बताया, तो हमने कहा इन 5,000-4,000 में बंधुआ मजदूर की तरह क्यों बैठे? बोले हम क्या करें? वो तो कहते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़ा भी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि तेल इतना महंगा कर दिया, पकौड़े का दाम ही नहीं मिलेगा, तो अब तो वो भी काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? इसी में हम बंधुआ मजदूर की तरह इनके साथ में लगे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि वो लोग भी अपने आंदोलित अंदर से हो रहे हैं कि वो भी हमको विश्वास दिला रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, वक्त आने दीजिए और अभी थोड़ा और समय दीजिए, उसी जगह पर बैठ करके हम इनको पलटाने का काम करेंगे अपने इन्हीं हाथों से इन्हीं। इसीलिए मैं अपनी बात को, मैंने आपके बीच में हम लोग और भी कार्यक्रम में इसके बाद और ज्यादा समय न लेते हुए सुबह अंत में पुनः आपका आह्वान करते हुए और ये कहते हुए कि ये वक्त जो अगर आपने अपनी बार गंवा दिया, ये समय गंवा दिया,
तो फिर ये तय है कि दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। और हमारी और आपकी सबकी जो औलादें हैं, वो आने वाली नस्लें हैं, वो आपको इस बात के लिए कोसेंगी कि सही वक्त में आप नहीं चेते और आपने सही निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारी कई पुश्तें तक पछतावा करती रहेंगी। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। हेलो 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 देखिए दोस्तों,